चलिए आज का क्लास ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे कुछ टॉपिक रहेगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस यानी मैपिंग के कारण सब कुछ क्लियर किया जाएगा। और उसमें ये भी डाउट क्लियर किया जाएगा किस प्रकार से महासागर और महाद्वीप के कारण हमें सारे कुछ कंसेप्ट बिल्ड करना है। चलिए मैं मैप के कारण समझाना प्रयास करते हैं। ये मेरा ग्लोबल है जिसपे मैं 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर से उसमें मुझे बहुत सारे थ्योरी पढ़ना होता है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि पहले हमने एक महाद्वीप के बारे में सुना और इधर मेरा एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। सिक्स और 5 महासागर। इसी से संबंधित सारे टॉपिक खुलते चले जाएंगे। जिन बच्चों को समस्या प्रॉब्लम कहाँ होती है, पहले महाद्वीप और महासागर को वो अलग अलग देखते हैं और जो कि अलग नहीं देखना चाहिए, बिकॉज कि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। इस प्लेट के माध्यम से मैं ये क्लियर कर सकता हूँ कि महाद्वीप की विस्थापन और महासागरीय प्लेट। अब मैं ये भी, जैसे आपने यहाँ पे एशिया महाद्वीप के बारे में सुना होगा, इधर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसमें अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ये मेरा अपना मैप हो गया। अब मैं इसमें भी क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट टॉपिक होता है सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, जिसमें मैं ग्रह, तारे, उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ग्रहों का उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की बाहरी संरचना के बारे में। मैं पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है या उपग्रह है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चों को जब से पूछता है कि पृथ्वी ये सन हो गया, सन अर्थ, पृथ्वी अपनी अक्ष पे क्या करता है, परिक्रमण करता है। किसका, सूर्य का। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुका हुआ है। और सबसे बड़ी कंसेप्ट क्लियर ये है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें कितने लेयर होते हैं, उस उत्पत्ति के महत्वपूर्ण फैक्टर कौन कौन से हैं। इसी प्रकार सन के बारे में जानते हैं कि सन की उत्पत्ति कैसे हुई, सन से क्या क्या चीजें प्रभावित होती हैं और इसका मेरे
दैनिक जीवन में प्रयोग करिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस या ओजोन परत में सूर्य का प्रकाश जो सीधी पड़ती है, इसका किस प्रकार से एटमॉस्फेयर पे इम्पैक्ट होता है। अगर वो लेयर ना होता तो क्या होता। ऐसी चीजें क्या है, अपने आप से जब टॉपिक पढ़ लीजिए उसके बाद आप अपने से क्या करिए, डिस्कस करिए कि ये चीजें क्यों हुआ था, तो सारी है कि वो चीज का क्वेश्चन का आंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में हम जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारे वैज्ञानिक थिंकर्स अपनी थीम रखे थे। उस थीम को उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण अपनी कक्षा पे कितने दिन में पूरा करता है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण कितने दिन में पूरा करता है, और ये भी है कि पश्चिम से पूरब भी क्यों करते हैं, पश्चिम से पूरब भी क्यों करते हैं, पूरब से पश्चिम भी हो सकते हैं। ये भी एक क्रिटिकल प्रश्न है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता। तो इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारे थिंकर इसने थिंकिंग प्रोसेस किए, और इस थिंकिंग प्रोसेस पे यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मुझे ये डिसाइड करता है कि इसके माध्यम से पहले टेथिस सागर गोंडवाना ने और अंगारा ने पहले एक महासागर और दो महाद्वीप थे। इसी प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुए, सब लोग 7 महाद्वीप और 5 महासागर में विभक्त हुए। तो आपका पहला बेसिक क्या था, टेथिस सागर, और एक दो भाग, पहले मेरा एक पार्ट था, एक पार्ट थे वो दो में होता है, जिसको हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहते हैं। टेथिस सागर की उत्पत्ति होती है, उस टेथिस सागर से आज हमारे पास 5 महासागर की उत्पत्ति हुई। 5 महासागर में 3 महासागर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ सकते हैं, उसकी गहराई कितनी है, वह कितनी है, उसका वाटर कहाँ यूज किया जाता है, उसमें कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, ये परीक्षा के इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में प्रश्न ये है कि मेरे पास 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो अब देखिए, ये तो मेरा दिशा हो गया, और दिशा क्या निर्धारित करता है, किसी तिथि, जैसे कोई तिथि होता है, आज कोई डेट है मान लीजिए 27, तो इसका निर्धारण भी तो हुआ होगा, जैसे आज दिन शुक्रवार है तो कोई और दिन भी तो हो सकता था, जैसे लीप ईयर है, शताब्दी ईयर है, तो दशक है, ये सब क्या है, एक तिथि जो अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर ही, देशांतर मेरी तिथियों का निर्धारण करती है, और अक्षांश क्या करती है, ये मेरी अक्षांश में प्लेस और वहां की जो एटमॉस्फेयर है उसको इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि मुझे दोनों की जरूरत है, यानी देशांतर की भी और अक्षांश की भी। टोटल देशांतर कितने हैं, 360, और अक्षांश कितने हैं, 180। इसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और इसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसे इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और कर्क रेखा, मकर रेखा, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, इसे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, इसे ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, और इसको भी ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, इसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, और इसे दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र कहते हैं। इस वाले एरिया को निम्न अक्षांश कहते हैं, और इस वाले एरिया को उच्च अक्षांश कहते हैं। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण यही है कि आपसे अब टॉपिक खुलना स्टार्ट हो गया। जैसे अगर मैं देखूं कि पूछता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे मैं टॉपिक लिख लूं सौर मंडल, सौर मंडल,
पृथ्वी की संरचना, महाद्वीप, महासागर। सौर मंडल में मैं ग्रह, तारे और उल्का पिंड के बारे में पढ़ते हैं। यहां क्लियर हो गया। उसी ग्रह में मेरा एक पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है। अब इसकी संरचना में पढ़ता हूं जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाती है। अब इसमें लेयर के होते हैं, जैसे मैंने अभी तो ऊपर ऊपर बताया कि कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये पृथ्वी की क्या है, संरचनाएं हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात किया जा रहा है और धरातल वाला क्षेत्र ये है। अब देखिए, अब ये अगर ये आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो सॉलिड है कि आपका आगे वाला जो टॉपिक होगा क्लियर नहीं होगा। एग्जांपल ले लें कि जैसे आपने भूकंप के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको पहला क्या बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, अर्थ ऑफ स्ट्रक्चर, यानी पृथ्वी की संरचना। फिर इसी से रिलेटेड ज्वालामुखी से संबंधित अगर आपका बेस एक क्लियर नहीं है तो सॉलिड है कि ज्वालामुखी की क्रियाएं कहां से उत्पन्न होती हैं और ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, उसमें विभिन्नताएं क्या क्या देखने को मिलता है और उसमें कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, ये भी आपका कांसेप्ट क्लियर नहीं बैठेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे है कि बच्चे को यूट्यूब पे केवल क्वेश्चन तो दे दिया जा रहा है लेकिन उसको सॉल्व कराने के मेथड नहीं बताए जा रहे। तो ऐसे में हमने सोचा कि इस मेथड को अप्लाई कराएं जो बच्चे कंपटीशन में आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे वनडे एग्जाम की अगर देखें तो बहुत सारे टीचर कंटेंट तो अपना डाले हुए हैं बट उसका मटेरियल कहाँ है, अप्लाई करना है, बच्चों को माइंडसेट के अकॉर्डिंग कैसे उसको प्रैक्टिकली में यूज कराना है, वो चीजें नहीं अप्लाई कर पा रहा। अगर आज के अगर ऐसी को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दूं कि पृथ्वी की टोटल त्रिज्या कितनी है, ABCD करके दे देगा। फिर कहेगा कि सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, ABCD, ऐसे टॉपिक क्वेश्चन बनता है। तो आपका कंसेप्ट कहां से क्लियर होगा, जब आप इन सब चीजों को बेहतर तरीके से एक ही यूनिट में समझने का प्रयास करेंगे तो सॉलिड है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इसके साथ साथ एडवांस भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो मेरा मकसद था कि इस टॉपिक को पहले खोलने की प्रयास कर रहा हूं। आज पूरा एक मतलब बता रहा हूं कि ज्योग्राफी कैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो उसमें सारी क्या प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों का मिश्रण है। तो इसी प्रकार से ये भी क्या है, उसका मिश्रण ही है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा तो मैं यकीन मानिए कि मैं इसी बेस पे पॉलिटी और इकोनॉमी को भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं पहला मेरा थीम है कि ज्योग्राफी इस लेवल पे अभी तक वनडे एग्जाम के लिए तो कोई टीचर ऐसे नहीं खोल के बताने का प्रयास किया, लेकिन मैंने इसको कोई यूनिक चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यूनिक का मतलब है कि जैसे हमने बताया कि पृथ्वी की संरचना, अब पृथ्वी की संरचना में मैंने बताया कि कोर, मेंटल और पूछ लिया कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में किस तत्वों का मिश्रण है। ऑप्शन कहेगा सीमा, नीफे और सियाल, और इनमें से कोई नहीं। या फिर दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कि पृथ्वी के भू पर मेंटल पे कौन से तत्वों का मिश्रण है, फिर आपको कहेगा सियाल, सीमा और नीफे, लास्ट में कहेगा कि पूरे में से सही, यानी सभी क्वेश्चन सही। तो इस प्रकार से आप माइंड डेवलप करिए। यकीन मानिए कि आपका ज्योग्राफी 100% जस्टिस के साथ में कोई भी एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है वनडे का एग्जाम की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। यूपीएससी में यूपीएससी अकॉर्डिंग क्या है कि यूपीएससी में थोड़ा उसका लैंग्वेज चेंज करता है और स्टेटमेंट 1 2 3 करके क्वेश्चन देता है, फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। तो मैं उतना अभी तो आप सबके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि जो दूर दराज के बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो कहते हैं मेरा जीएस बहुत खराब जाता है, जीएस की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और मेरा एज भी बढ़ रहा है, मैं जीएस को बुक्स की कीड़ा के रूप में पढ़ रहा हूँ, बुक्स भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। कोई एक यूनिक
लूसेंट उठा लीजिए और उसको बार बार पढ़िए, लेकिन थीम यही अप्लाई करिएगा, थीम यही अप्लाई करिएगा। और मेरा रोज का वीडियो ये डाल के बताऊंगा कि आपको कैसे सीखना है स्टेप बाय स्टेप में। जैसे मैंने बताया कि कोर, मेंटल और क्रेस्ट, ग्रुप, प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर के बारे में। अब देखिए इसमें नीचे पाया जाता है, इसमें सीमा, सीआर। आप देखिए, आप खुद बिलीव करिए कि एमसीक्यू बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 10 एमसीक्यू अगर इस खाली पृथ्वी के आंतरिक संरचना पे 10 एमसीक्यू बनाइए सारे ढंग के। अगर जिस दिन आप एमसीक्यू बनाने सीख जाएंगे उस दिन यकीन मानिए कि ज्योग्राफी आपका अगर 20 क्वेश्चन आएगा तो आप 17 क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने एमसीक्यू नहीं बनाया, केवल किताब पढ़ के और मार्केट का मटेरियल पढ़ के और सोचिए कि जाए तो सारे हो सकता है तुम्हें इस थ्योरी पे क्वेश्चन पूछ के और डीप में जाके पूछे। तो ऐसे में क्या है कि आपको एमसीक्यू बनाना सीखना है, और एमसीक्यू तभी बना पाएंगे जब आपका बेस क्लियर रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब पहले इस चीज को समझने का प्रयास करिए, और इसी के साथ में महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप के कौन कितने क्या क्या चीजें दिखाई देते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, फिर इसी पर्वत, इसी महाद्वीप और महासागर के बीच में भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टान की क्रियाएं होती है। तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि आप जल मंडल, पहले स्थल मंडल, चलिए अब नेक्स्ट इसको रेस करता हूं, आगे बताने का प्रयास करता हूं। देखिए अब मैं इस पे क्या बताया, मैंने दो चीज का बात किया था, महाद्वीप और महासागर के बारे में। अब मैं महाद्वीप के बारे में बात करने चल रहा हूं। जैसे महाद्वीप और महासागर को अलग करके तो नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक उठाऊंगा। जैसे मैं अभी महाद्वीप के बारे में बात कर रहा हूँ, महाद्वीप, महासागर, इस ग्लोबल की गाड़ी में समझना है, क्योंकि ग्लोबल क्या है, मुझे एक डायरेक्शन देगा बेस क्लियर करने का, तो मैं इसके बारे में समझने का प्रयास करूंगा। जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जीवमंडल। अब इस स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, और पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बहुत सारी बात मैंने किया है, तो उसमें भी सब कुछ जोड़ेगा। अब वायुमंडल में जैसे मैंने एक लेयर पढ़ते हैं, तो उस लेयर में इस तरीके से लेयर मान लीजिए, इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्म मंडल।
इसमें मुझे क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण देखने को मिलता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और बहुत सारी गैसों के मिश्रण से मेरा वायुमंडल का निर्माण होता है। उसी वायुमंडल में मुझे जलवायु परिवर्तन की जैसी घटना देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। अब इसी घटना से बहुत सारे रिपोर्ट, डेटा, इंडेक्स, एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट निकाली जाती है, वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब एक क्या निकाला जाता है, एक शहरों की जो प्रदूषण है उससे चेक किया जाता है कि कितना क्लीन है और कितना वहां पे अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, उसका रिसाइकलिंग यूज किया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो मुझे इस तरीके से पढ़ना है, जैसे IPCC की रिपोर्ट। अभी हाल ही में क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क 2030-2035 रिलीज किया गया है। तब इसका एम है अब देखिए बच्चा क्या कहता है ना, वो सर रिपोर्ट याद नहीं था। कैसे नहीं याद होगा, रीजन क्या, तुमने बेसिक तो क्लियर किया ही नहीं। अगर बेसिक क्लियर किए होते तो सॉलिड है कि ये चीजें समस्याएं नहीं क्रिएट होती, क्योंकि आपने जब वायुमंडल की अच्छे से बेहतर स्ट्रक्चर वाइज आपने पढ़े होते तो इसके साथ आपने रिपोर्ट भी लिंक कर पाते, डेटा इंडेक्स सरकार ने क्या क्या इसकी हालिया में चेंजेस देखने को मिल रहा है, जैसे हीट वेव का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो हीट वेव इसमें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, क्लाइमेट चेंज। फिर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कभी आपने मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत छोटे या बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप कभी जैसे 1 घंटे पढ़िए, 5 मिनट थिंकिंग करिए। थिंकिंग का मतलब होता है कि आप ये चीज पढ़े हो उस पे एनालिसिस करिए कि हाँ मैंने इस चीज को पढ़ा और क्या इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हो सकती थी। तो सॉलिड है कि मैं मान सकता हूँ कि ज्योग्राफी है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता, पूछेगा तो इसी के इर्द गिर्द पूछता है। मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, और पढ़ाने का एक नई तरीका भी बता रहा हूँ आप सबको। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप सब क्या करिए कि नई नई इनिशिएटिव आपसे खोजते रहिए, और इसका आप भी सोचिए कि अगर ये चीजें हो रही है तो क्यों हो रहा है। अब वायुमंडल, स्थलमंडल, मैंने भी देखा था मिशन लाइफ, मिशन अंतरिक्ष कार्यक्रम सरकार ने 2024 में चलाया। इसका मतलब है कि स्थल से लेकर अंतरिक्ष तक कुछ नई होने वाली है। तो उस नई चीज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है, यानी पृथ्वी की जो पृथ्वी की संरचना है इसमें बहुत सारी आपदा इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे पूछ लेगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था, क्वेश्चन दे देगा 2005, 2007, 2009, 2011। अब बच्चा कंफ्यूज, कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा है, वो आपके इसी इर्द गिर्द क्वेश्चन से घुमा के पूछ रहा है। तो आप प्रयास करिए कि पढ़ने का, जैसे आपने पूछा एग्जांपल ले लो, पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, ये सब अगर पढ़ना है तो इसी पे भूकंप की घटना होगी, ज्वालामुखी होगा, चट्टान होगा। अब देखिए, अगर
मैंने कहा पहले शुरुआती में ही बताया था कि अगर ये चीज आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो ये चीज और ये चीज आपका क्लियर नहीं होगा। अगर ये चीज नहीं क्लियर होगा तो आप भ्रंशन की क्रिया जिसमें अक्षय अपोर्धन पढ़ेंगे और उसी अक्षय अपोर्धन के द्वारा पर्वत और पठार मैदान का निर्माण होता है। समझ गए कितना लिंक हो रहा है। और अगर इस तरीके से पढ़ेंगे ना, फिर आप यहाँ मैप में इंडिकेट करिए कि एशिया में कितने पर्वत पठार मैदान है और यूरोप में कितने पर्वत पठार मैदान है, दक्षिणी अमेरिका में कितने पर्वत पठार मैदान घास है, और इधर आप देखिएगा कि कितने पर्वत पठार मैदान घास, और यहाँ पे कौन कौन से वोल्केनो पाए की घटनाएं होती हैं। अर्थक्वेक सबसे ज्यादा होने की संभावनाएं कहाँ होती है। अर्थक्वेक का भी अगर एग्जांपल ले लें तो उसकी भी क्लियर PSL इसको धरातली भूकंप कहते हैं। केंद्रीय भूकंप मध्य। अब पूछेगा कि सबसे विनाशकारी भूकंप कौन से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भूकंप सबसे विनाशकारी होती है। पूछेगा कि किस भूकंप में तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है। इसी के